हे गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड आप भी वेल एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज का हमारा सेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए है और इस सेशन की मैं बात करूँ तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, जिसमें शुरुआत में हिंदी के रखे गए हैं क्वेश्चन, फिर जीके जीएस हैं और करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें इंग्लिश और मैथ रीजनिंग को भी पूरी तरह से इंक्लूड किया गया है। गाइस, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है और हमारी पूरी कोशिश है कि जब भी आप अपने एग्जाम में जो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, एग्जाम में बैठे एज इट इज़ हमारे सेशन से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले हमारे सेशन से। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो परि प्लस आवरण अगर आपने लगाया है तो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़। तो अगर आपने लगाया है आंसर सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है ना वो एक जातिवाचक, लड़का है व्यक्तिवाचक और पेड़ भी एक जातिवाचक हो जाएगी। सो आंसर डी सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि पेड़ जैसे और पेड़ होते हैं, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। तो अंक को संख्या कहते हैं और बोध कहते हैं। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लगाया है अपने बी तो बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो चौथा जो है ना वो एक संख्यावाचक विशेषण है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडित का स्त्रीलिंग पंडितायन होता है। आंसर देख लेते हैं कहाँ लिखा है, तो पंडितायन डी में लिखा हुआ है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए, मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो बताइए कौन सा इसमें काल है? क्या भूतकाल है, हेतु मध्य भूतकाल है, अपूर्ण है, फिर आसन्न? तो इसमें आज को जो आंसर जो है ना वो डी हो जाएगा, ये आसन्न भूतकाल है, डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है, संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो देखो इसमें कोई सी क्रिया नहीं, इसमें अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला देखिए, मैं आपको समझा सकती हूँ बहुत अच्छे ट्रिक से, बट अभी टाइम नहीं है समझाने का, अभी आपका रिवीजन क्लास है। सो गाइस आप रिवीजन करिए और अपना स्कोर चेक करिए और जो भी स्कोर हो कॉमेंट्स में बताइए। और गाइस एक बात और है, जो भी आपको हमें बाई हार्ट मतलब एग्जैक्टली बता रही हूँ, बाई हार्ट आपके जो कमेंट्स हमें एक्सेप्टेबल होंगे। नेगेटिव चीज़ें होंगी तो आप नेगेटिव डेफिनेटली कमेंट्स करेंगे और पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे। बाई हार्ट हमें एक्सेप्ट होंगे और जो भी हम सुधार सकते हैं पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे। सो गाइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका बी बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वेश्चन है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर स्वरूप बोधक, ये जो है ना अव्यय, स्वरूप बोधक अव्यय है, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी फिलहाल समझाने का टाइम बिल्कुल नहीं, यहाँ पर रिवीजन का टाइम है। निम्नलिखित में से तालब्य जो ध्वनि है वो क्या टय है, पै है, श है या फिर क्या है? तो आपको बता दूं, शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारे कंठ से। आप याद कैसे करें? तो कंठ से होती है, फिर हमारा आता है कंठ के बाद आता है हमारा तालु, फिर आता है हमारा दंते, फिर आता है मूर्धा। ठीक है, तो ये इन्हें पूछा है कि इसमें तालब्य, एक मिनट रुकिएगा, इसमें आपको जरा, मेरा पेन नहीं सही से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया तालब्य, जो तालब्य से शुरुआत होती है तो इसका जो हो जाएगा श, तालब्य से श। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। जो तालब्य होते हैं जिनमें, और इनको जो श होते हैं ना इनको ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। आंसर सी इस करेक्ट है, जो तालु से बोले जाते हैं, कैच एट है, टैप है। ठीक है, इसको इनके ऐसे याद करते हैं। क्वेश्चन गाइस अगला है, निर्देश, उपर्युक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। उपकार का विलोम क्या होगा? तो बताइए उपकार का विलोम जो है ना वो अपकार हो जाएगा, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनादर, जो है ना अनादर का बताइए क्या हो जाएगा? तो मान, सम्मान, आदर, फिर सत्कार हो जाएगा। तो इसका आपने बता दिया होगा, अनादर का आदर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिमान का बताइए क्या हो जाएगा? तो अभिमान का इसका ऑपोजिट पूछा जा रहा है, तो अभिमान का क्या हो जाएगा? अभिमान का अनविज्ञ हो जाएगा, यानी कि अनविज्ञ। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है अथ शब्द का जो है ना विलोम क्या हो जाएगा? तो अथ शब्द का विलोम इति हो जाएगा, यानी कि इति, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको देख पा रहे हैं ए तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आंसर ए इज करेक्ट है। करुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो करुण शब्द का हो जाएगा निष्ठुर, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है, बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। जिसकी
जिसकी आशा ना की गई हो, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या फिर अप्रत्याशा। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर गाइस अगर आपने लगाया है बी यानी कि अप्रत्याशित, तो बिल्कुल सही लगाया। जिसकी आशा नहीं की जा सकती उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आदि से अंत तक, तो उसको क्या बोलेंगे? अध्योपांत, आदि, दिगंत या फिर अंतिम। क्वेश्चन इसका जो अगर आपने आंसर दिया है ए यानी कि अध्योपांत, तो बिल्कुल सही दिया है अध्योपांत। आदि से अंत तक को अध्योपांत वन वर्ड्स में बोलते हैं। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है या फिर उपमा है या फिर यमक है। तो इसमें देखिए विरोधाभास है। आप देख रहे हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो जाए, मतलब जैसे जैसे आप बूढ़े श्याम हो रहे हैं उसी तरह से उजाला उनमें आ रहा है। तो इसमें एक तरह से कंपेयर किया जा रहा है कि विरोधाभास हो रहा है। तो बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपके लिए पानी पीकर जात पूछना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो पानी पीकर जात पूछने का मतलब है काम निकलने के बाद सोचना, यानी कि सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। सी अगर आपने आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। गाइस क्वेश्चन है अगला आपके लिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और डिट्टो आप देखेंगे, डिट्टो एज इट इज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सेशन से उठकर आएंगे। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप जरूर हमारे सेशन को याद करेंगे। अगर आप सेशन को पूरी तरह से पेशेंस से देख पा रहे हैं और अच्छे से इनको रीड आउट कर रहे हैं और विजुअली देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरह के देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन है अगला पूर्णतः महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है, यानी पूर्णतया महत्वहीन अर्थ को कोई इसका अर्थ ही नहीं बनता। 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरा में, 3 कनौजिया 13 चूहे, 3 13 होना उपयुक्त में सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा ए, यानी 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरा में। ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है ए तो बिल्कुल आपने सही दिया है। ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? देखिए प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय मतलब जो पीछे शब्द के पीछे लगे होते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें किस में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो चटेरा में, ममेरा में, फुफेरा में या फिर मौसेरा में। बताइए किस में नहीं लगा हुआ है? तो अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल सही लगाया, क्योंकि चटेरा में जो है ना प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसमें चटेरा में प्रत्यय किसी तरह का नहीं लगा हुआ है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? गाइस मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ट्रिक होती है। उपसर्ग जो है ना वो आगे लगते हैं, शब्द के आगे जो भी लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें बोला कि उपसर्ग लगा हुआ है तो प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, परि उपसर्ग है या फिर परा है। प्रतिष्ठा में कौन सा जो है ना उपसर्ग है? तो प्रति इसका हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही होना चाहिए। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है गुरु दक्षिणा में समास है, तो गुरु दक्षिणा में बताइए कौन सा समास है? तो बताइए इसका आंसर अगर आपने दिया है गुरु से दक्षिणा, ठीक है, तो संप्रदान गुरु को दक्षिणा दी गई, यानी कि इसका संप्रदान हो जाएगा। इसका आंसर जो है ना वो होना चाहिए सी। अगर आपने लगाया है सी तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। इन संप्रदान समास इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अगला है निम्नलिखित में से किस में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास आपको पता है जो 6 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तो बताइए इसमें किसमें समास ये नहीं है? आदिवासी, ऋण मुक्त, अमूचर या फिर पीला दर्द, किसमें तत्पुरुष समास नहीं लगा हुआ है? तो अगर आपने आंसर दिया है डी यानी कि पीला दर्द, तो बिल्कुल पीला जर्द, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीला जर्द में किसी भी तरह का तत्पुरुष समास नहीं लगा हुआ। बाकी अमूचर में तो लगा ही हुआ है। ऋण मुक्त में यानी कि ऋण से मुक्ति पाना, आदिवासी मतलब आदि यानी कि आदिवासी है, अमूचर मतलब आम का चूर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डी बिल्कुल इसका फिलहाल सही हो जाएगा। अगला है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इंदु, ईश्वर तो सही नहीं हो सकता। स्त्री भी नहीं है। ईस्ट भी सही नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए शुद्ध है तो ईस्ट जो है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्त्री नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ। ईश्वर में बड़ा ई बनता है इंदु ये गलत लिखा हुआ है। आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इक्षु का तद्भव क्या होता है? देखिए गाइस तद्भव जो होते हैं मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत से जो हमारी देशज भाषा में हम मतलब संस्कृत से चेंज होकर जो देशज भाषा में बोलते हैं उसको हम बोलते हैं तद्भव। और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत में बोलते हैं एज इट इज़, उनको हम ऐसे ही लैंग्वेज में बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्सम, और ये होते हैं तद्भव। तो बोला इक्षु का तद्भव क्या होगा? इक्षु क्या है? तो एक तत्सम है और इसका तद्भव बताना है तो गन्ना है, ईख है, फिर ईख है, इक्षु है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो अगर आपने आंसर दिया है सी यानी कि ईख तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ईख जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रय। बताइए कौन सी लिखी हुई नहीं है? तो इनके द्वारा जो लिखी है वो जय पराजय बिल्कुल नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जय पराजय जो है ना वो उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई है। उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई है, उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई है। आंसर बी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो बताइए किस धारा के कवि थे? कबीरदास जो है ना वो किस धारा के कवि थे? तो वो संत काव्य धारा के कवि थे। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संत काव्य धारा के कवि। ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बताइए क्या है इसका आंसर? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो बताइए कौन सी बोली जाती है? अगर आपने लगाया है ए यानी कि कन्नौजी, तो बिल्कुल सही बोली जाती है, क्योंकि कन्नौजी जो है, कन्नौज भी पश्चिम साइड में पड़ता है और पश्चिमी हिंदी यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ की भाषा है कन्नौजी। तो आंसर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। क्वेश्चन गाइस अगला है, अगर आपको आंसर पता है तो बताइए क्या है आंसर इसका? निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास इसमें से नहीं है। यथार्थ में, प्रतिमास में, प्रतिदिन में, फिर आय व्यय में। तो बताइए इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। तो बताइए क्या है इसका आंसर? अगर आपने आंसर लगाया है इसका डी यानी कि आय और व्यय, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आय व्यय में द्वंद्व समास है। इसमें द्वंद्व आ गया है तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, दीप सा मन जल चुका है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, तो इसमें जो वाचक शब्द है ना, बताइए क्या हो जाएगा इसका? दीप हो जाएगा, स हो जाएगा, मन हो जाएगा, या फिर जल चुका हो जाएगा। इसमें वाचक शब्द क्या है? तो इसमें वाचक जो है ना दीप मन सा, वाचक जो है ना मन सा, इसमें हो जाएगा यानी कि स यानी मन सा, इसमें वाचक शब्द हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द बताइए। मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर आपने लगाया है अतीन्द्रिय यानी कि अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों की पहुंच से ही बाहर है उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय, यानी कि सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? तो अतिशयोक्ति, उत्तिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्तिशयोक्ति। बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? अगर आपने आंसर लगाया है ए, मुझे उम्मीद है आपने ए ही लगाया होगा और बिल्कुल सही लगाया होगा, यानी कि अतिशयोक्ति बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तिशयोक्ति कुछ नहीं होता, अतिशयोक्ति कुछ नहीं होता, उत्तिशयोक्ति तो कुछ होता ही नहीं है। ए इज करेक्ट हेयर, अतिशयोक्ति होता है। क्वेश्चन है अगला, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? तो बताइए वाणी प्लस औचित्य का सही शब्द क्या होगा? तो अगर आपने लगाया है वाण्योचित्य, तो बिल्कुल सही लगाया है वाण्योचित्य, यानी वाणी प्लस औचित्य का सही संधि वाण्योचित्य हो जाएगा। ए इज करेक्ट हेयर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस है क्वेश्चन, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अनु प्लस ईक्षण, अन प्लस वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण। तो अब बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने लगाया है आंसर ए यानी कि अनु प्लस ईक्षण, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें वृद्धि संधि हो जानी चाहिए। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धि ने दीर्घ संधि, सो दीर्घ संधि है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय भारत ध्वज को अपना लिया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। बताइए कौन सा दिन था वो? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए किस दिन अपना लिया था? आंसर इसका अगर आपने लगाया है 15 अगस्त 19 ध्वज को अपनाया था, तो जो है ना, अच्छा, संविधान सभा ने किस दिन को राष्ट्रीय ध्वज भारत ध्वज को अपनाया था? तो इसका हो जाएगा ध्वज को अपना 15 अगस्त 1947 को हमने हमारा आज़ाद हुआ था, 26 नवंबर 1950। फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो बिल्कुल सी सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, संविधान सभा की बात हो रही, तो उन्होंने 15 अगस्त को 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। आंसर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है लग रहा है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो बताइए कहाँ से? कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से, या फिर अमेरिका से? तो हमने ये जो लिया है वो हमने आयरलैंड से लिया है। जो हमारे DPSP हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं, DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, वो है ना, वो हमने आयरलैंड से के संविधान से लिए हैं। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
तो बताइए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो थे निकोलस कॉपरनिकस, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निकोलस कॉपरनिकस जो है ना, उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, वेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, हिंद महासागर बिल्कुल नहीं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक बिल्कुल नहीं, अटलांटिक महासागर और हडसन की संधि। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। मैं आपको एक बार मैप ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये जो हमारा है ना, ये जो रशिया वाला एरिया है, ठीक है, ये रशिया है, नीचे चाइना आ जाएगा और ये इंडिया वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ ऐसे देखिए, ये ऐसे करके है आपका अमेरिका वाला, ये अमेरिका का रीजन है। मैं बना के एक बार ड्रॉ करती हूँ, ये अमेरिका का। तो जो बेरिंग की संधि है ना, ये बेरिंग का जलडमरू मध्य यहाँ पर पड़ता है, ये है बेरिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये है प्रशांत महासागर, और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा ये वाला आर्कटिक सागर, ये आर्कटिक सागर है, आर्कटिक मैं लिख देती हूँ, आर्कटिक है, और ये प्रशांत महासागर है। बेरिंग की संधि मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है, यहाँ पर पड़ जाएगी। तो फिलहाल इसका आंसर जो है ना, वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है अगला आपके लिए, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। तो काल बैसाखी जो है ना, पश्चिम बंगाल और असम ही संबंधित है। तो इसका आंसर जो है ना, वो ए बिल्कुल सही होना चाहिए, ए इज़ करेक्ट है, बिल्कुल ए सही इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। इनकी ये है आंसर इसका, ए हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे जो अनुसूची 7 में तीन प्रकार की सूचियाँ, 3 प्रकार के सब्जेक्ट डिवाइड किए गए सूचियाँ हैं। इसमें है राज्य सूची है, एक स्टेट जो राज्य है, एक केंद्र की सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन को रखा गया है, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, भारत डैश 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 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, यानी कि कब शासन के अधीन? तो वो था 1858 वाली जो 57 की क्रांति हुई थी। तो फिर 1858 में हम पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया था, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया था। सो आंसर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर नागालैंड, तय किस में माना जाता है? तो अगर आपने आंसर लगाया है बी, मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल सही लगाया होगा, यानी बी इसका सही हो जाएगा। जो संगाई महोत्सव है ना, वो मणिपुर में मनाया जाता है, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? तो जो जसराज जी है ना, वो मेवाती घराने से संबंधित है, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेवाती घराने से रिलेटेड है। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, पुस्तक टू द ब्रिंक एंड ब्रिक है, यहाँ पे देखिए, ब्रिंक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो अगर आपने लगाया है जयराम रमेश, यानी कि ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस आप जो है ना, इसको इस तरह के क्वेश्चन को रट लिया करें, क्योंकि ये पुस्तक वगैरह बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसका ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि टू द ब्रिक एंड ब्रेक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक है ना जयराम रमेश जी, आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला है गाइस आपके लिए, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो किस क्षेत्र में मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए क्या है? अगर आपने लगाया है आंसर मिथिला, यानी कि सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भाई बहन का त्यौहार होता है, मतलब भाई बहन से रिलेटेड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन होता है, भाई दूज होता है, ठीक इसी प्रकार का ये फेस्टिवल जो है बिहार में सामा चकेवा लोक पर्व मनाया जाता है, जो कि मिथिला प्रदेश में, मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, निम्नलिखित में से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे पेन चलाने में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई? तो पॉवर्टी एंड फेमिन्स ऑन इकोनॉमी इनइक्वालिटी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेस, वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट। तो जो अमर्त्य सेन जो है ना, देखिए अमर्त्य सेन जो है ना, इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये, जो कि इकोनॉमी के लिए मिला था इन्हें, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी हुई है? तो इनकी जो पुस्तक है ना पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इनकी बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है ना पुस्तक इनकी नहीं, बाकी इनकी सारी पुस्तक लिखी हुई हैं। सो सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश 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 8 मार्च मनाया जाता है। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, सी
इज करेक्ट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आंसर सी सही हो जाएगा। साहित्य में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है ना न्यूयॉर्क में है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। सी इज करेक्ट है, न्यूयॉर्क सिटी, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष, क्या पूरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा थे, आंसर ए इसका बिल्कुल सी बिल्कुल सही होना चाहिए, सी इज करेक्ट है। राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, तो बताइए कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है, तो वो है रोलैंड गैरोस, आंसर ए इसका सही हो जाएगा। रोलैंड गैरोस अगर आपने लगाया है आंसर ए तो बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं, आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला गाइज आपके लिए है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर जयपुर जो कि राजस्थान में है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। अगला है आपके लिए NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। जो NCSM है ना, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका पूर्ण रूप क्या है, बताइए क्या है इसका पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप जो हो जाएगा वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है ना, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, जो प्रतिरोधकता है ना इसकी एसआई जो है ना इकाई क्या होती है, तो उसकी ओम मीटर होती है। ओम मीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 10 N का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, देखिए याद रखना, विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य होता है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 × 10 तो इक्वल्स टू हो जाएगा 50 N हो जाएगा। इसका आंसर N जूल होना चाहिए, यानी कि 50 J हो जाएगा, क्योंकि मीटर है वहाँ पर N दिया हुआ है। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, तो किस कोण से फेंकी जा सकती है, तो अगर 45 डिग्री से आप फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा वस्तु है ना वो दूर प्रक्षेपित हो जाएगी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, आणविक जो आकर्षण है ना बहुत ही दृढ़ होता है, बहुत ही कठोर होता है, तो बताइए कौन सा वो आकर्षण होता है, तो वो ठोस होता है, ठोस में आणविक आकर्षण बहुत ही दृढ़ होता है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ये साइंस के क्वेश्चन गाइस हैं आपके लिए, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पदार्थ के संबंध में, तो आंसर अगर आपने देखिए पढ़िए पहले इनको, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ए बिल्कुल सही देखो है, इन्होंने बोला कि सही नहीं है कि पदार्थ के, देखो पहले आप पढ़िए, पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो यही गलत है, आगे हम पढ़ेंगे ही क्यों, और गलत ही पूछा गया है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर से ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है, मतलब सामान्य यानी बिल्कुल सामान्य टेम्परेचर है फिर भी वो द्रव्य अवस्था में आ जाता है, कि सोना, चांदी, गैलियम या फिर जर्मेनियम, तो अगर आपने आंसर दिया है इसका सी यानी गैलियम, तो बिल्कुल सही दिया है। गैलियम जो है ना वो सामान्य टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में होता है गैलियम, यानी कि सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो वो है कम गलनांक और क्वथनांक, यानी कि इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, कम गलनांक और क्वथनांक जो है ना वो एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं होता है, बाकी सभी इसके गुण होते हैं। पानी में घुलनशील भी होता है, पेट्रोल में अघुलनशील होता है, ठोस और मजबूत होता है, उच्च गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, मतलब हाई गलनांक इसका होता है, हाई क्वथनांक होता है। ये कहने की नहीं इसका कम गलनांक और क्वथनांक होता है, नहीं कम नहीं होता है, आयनिक यौगिकों का जो क्वथनांक होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है और गलनांक भी हाई होता है, बहुत ही ठोस होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, पानी में घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल में नहीं घुलते हैं, और कम तो होता ही नहीं है। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, तो बताइए एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, तो इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शिलालेख होते हैं इनकी स्कल्पचर का अध्ययन होता है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है होमोसेपियंस,
शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमो सेपियंस जो शब्द है ना वो सी लिनियस यानी कि कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया था। सी इनको कार्ल लिनियस बोल सकते हैं, सी लिनियस, तो सी लिनियस ने दिया था, कार्ल लिनियस ने। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है श्वसन पक्ष में पक्षाभ यानी कि सीलिया की क्या भूमिका होती है? जो हम जहाँ से हमारी सांसें हम लेते हैं उसमें सीलिया एक साइड होता है, ठीक है, उसकी भूमिका क्या होती है? तो बताइए इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर सीधे हम आपको बता देते हैं क्योंकि ऐसे अगर हम एक एक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आंसर बी को पढ़िए आप। जो सीलिया होती है ना, सीलिया फेफड़ों और वायु पथ से नाक की और स्थित बलगम को साफ करते हैं। तो आंसर फिलहाल इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम अगला। पक्सिनिया ग्रामिनिस कबक डैश 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 से होता है। जो पक्सिनिया ग्रामिनिस जो फंगस है ना उससे क्या हो सकता है? तो उससे जो है ना वो आपको जो हमारे गेहूं है ना, गेहूं में ब्लैक रस्ट लग सकता है। एक आप देखते होंगे, अब अगर कोई गांव से रिलेट करता होगा तो आप गेहूं की फसल में देखते हैं कि पत्तियों में ब्लैक ब्लैक सा फंगस यानी काले कलर का फंगस लग जाता है। तो वो पक्सिनिया जो ग्रामिनिस कबक होता है, फंगस होता है, वही होता है, उसको गेहूं में ब्लैक रस्ट कहते हैं। आंसर डी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिक्सिक एसिड है या फिर जिब्रेलिन है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो अगर आपने आंसर लगाया है जिब्रेलिन तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिब्रेलिन जो है ना वो ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधों के पत्ते यानी कि तने के विकास में मदद करता है। तो जिब्रेलिन है। आंसर डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सीपीयू की गति को किससे मापा जा सकता है? तो सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ए इज करेक्ट है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? बताइए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किया जा सकता है? तो इसका अगर आपने दिया है कंपाइलर यानी कि इसका जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर है ना, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को एक अलग रूप में जो है ना रूपांतरित किया जा सकता है, वो कंपाइलर होता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके लिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। अगर आप संरचनात्मक तरीके से देखें तो जो भी पारिस्थितिकी हमारे तंत्र है उसमें जैविक और अजैविक घटक जो है ना वो शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर पूछता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? जैविक घटक वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हरे पौधे? देखिए जैविक घटक जो है ना वो हरे पौधे हो जाएंगे क्योंकि ये जो है ना ये सब अजैविक है। वायुमंडल में आर्द्रता अजैविक है, तापमान अजैविक है और कार्बन डाइऑक्साइड अजैविक है। फिलहाल इसका जो आंसर है ना वो डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। यहाँ पर जो है ना ये जैविक घटक हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, जैविक मतलब जिसमें जान हो, जिसमें लिविंग हो। ठीक है। क्वेश्चन है अगले में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? जो पर्यावरण है ना उसके एकदम इको फ्रेंडली है। तो कौन से? सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, तालाबों में जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का निपटान करना। देखो ये तो बिल्कुल इको फ्रेंडली नहीं है। प्लास्टिक अपशिष्ट की मिट्टी में दबाकर निपटान करना या फिर फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक, ये तो बिल्कुल नहीं थे। दो तो एकदम आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आपने दिया है सूखे पत्ते यानी कि ए, अगर सूखे पत्तों को आप मिट्टी में दबा देंगे ना तो वो फर्टाइल ज़मीन बन जाएगी, वो मतलब एक तरह से खाद बन जाएगी। तो वो ज़मीन फर्टाइल भी हो जाएगी और इको फ्रेंडली भी हो जाएगी, उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है ना वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए, धौलावीरा डैश 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 राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है ना वो गुजरात में स्थित है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। ए बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला है धौलावीरा के बाद में, हाँ क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली जो है ना वो इल्तुतमिश द्वारा लाई गई थी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ये वही है जो गुलाम वंश का शासक है और जहाँ से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1200 आपको पता है 6 से ये रहे थे 1206 से मतलब आगे फिर 1200 इसके बाद में इसकी रज़िया सुल्तान, इसकी मतलब इल्तुतमिश के बाद आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर रज़िया सुल्तान आई थी। ये सारा चलता रहा था। फिर बाद में इसका तुगलक वंश आया था और खिलजी, फिर खिलजी है, फिर तुगलक वंश आया उसके बाद में। इस तरह से इसके बाद चलते रहे। सो इसका जो है ना फिलहाल इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश 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 कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी? तो अगर आपने आंसर लगाया है 1761 तो बिल्कुल सही लगाया है। और पानीपत की प्रथम लड़ाई बताइए कब हुई थी? तो वो हुई थी 1500 कब हुई थी? 26 में ना, बिल्कुल 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी।
ठीक है। और फाइनली इब्राहिम बाबर जीत गया था और बाबर की मृत्यु जो है ना वो 1530 में हो गई थी, ठीक है। सो क्वेश्चन गाइज है, फिलहाल इसमें तीसरी लड़ाई पूछी गई है, आंसर इसका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बैप्टिस्टा या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर ए इसका हो जाएगा। एनी बेसेंट जी ना 1916 में इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर होम रूल लीग की स्थापना की थी और इनके साथ में दूसरा होम रूल लीग जो है ना वो उन्होंने इनके मतलब सहयोगी लाला लाजपत राय जी नहीं थे, क्या नाम था, लाल बाल पाल करके एक लोग थे, उन्होंने ही दूसरी जो ना दूसरा आंदोलन शुरू किया था। और ये जो एनी बेसेंट जो है ना वो अगर कहें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला, अगर पहली महिला कहा जाए तो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट जी। अगर बोला जाए कि पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी आंसर। तो उसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी तो सरोजिनी नायडू बनी थी। अगर पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला तो एनी बेसेंट लगा के आना। फिलहाल जो होम रूल लीग की संस्थापक जो है ना वो एनी बेसेंट है, आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गाइज, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? संयुक्त राज्य से, स्विट्जरलैंड से, ब्रिटेन से या फिर सोवियत संघ से? तो हमने लिए हैं ये यूएसए से, आंसर इसका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। जो हमारा मौलिक अधिकार है ना वो हमने यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए हैं, बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आती हैं? तो वो 7वीं में आती हैं, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो भूप्रपट्टी का आंतरिक भाग, भूप्रपट्टी का बाहरी भाग तो नहीं है, कोर है फिर मेंटल है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर लगाया है मेंटल यानी कि बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि गाइस आपको पता है ये होता है, जो मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताऊँ, ये होता है कोर, बीच में होता है मेंटल और इसके बाहर बिल्कुल जो वाला होता है इसको बोलते हैं हम इसको बाहर की भूपरपट्टी बोलते हैं, भूपरपट्टी, ठीक है। और वैसे एस्थेनोस्फेयर होता है ये, ठीक है। तो इस फिलहाल जो मैग्मा निकलता है वो मेंटल से निकल के आता है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो अगर आंसर आपने लगाया है डी यानी कि अफ्रीका तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एटलस पर्वतमाला है ना, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका में है, एटलस पर्वतमाला, यस डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, उत्तर ध्रुवीय व्रत आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को वायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? ठीक है, देखते हैं कौन से क्रम से गुजरना होगा। मैं अभी आपको बता रही हूँ, ज्योग्राफी जो है ना मेरा फेव है सब्जेक्ट, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए पहले आप टैगा में जाएंगे, ठीक है, टैगा नहीं पहले टुंड्रा, हाँ टुंड्रा होगा, फिर टैगा में जाएंगे, फिर समशीतोष्ण में आएंगे, फिर आप आएंगे उष्णकटिबंधीय में। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ इसको क्या होता है। देखिए इसको यहाँ पे रखते हैं, आप ऐसे समझिए, ये है हमारा आर्कटिक सर्कल और यहाँ पर जो वनस्पति है ना उसको बोलते हैं टुंड्रा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा टैगा। टैगा में क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे वन होते हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पौधे इस तरह से होते हैं। और जो टुंड्रा होता है उसमें बहुत ही मतलब बर्फ, फिर हल्की हल्की घास होती है, बहुत ही ग्रीन हल्की हल्की दिखाई देती है। फिर आप जब समशीतोष्ण में आएंगे ना तो यहाँ पर भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, बड़े बड़े पौधे बहुत ही घने होते हैं। और जब आप उष्ण कटिबंधीय वनों में आएंगे ना तो यहाँ पर हर प्रकार के छोटे बड़े हर प्रकार के पौधे मिलेंगे। तो शुरुआत में आपको टुंड्रा, फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण, फिर उष्ण कटिबंधीय मिलेगा। यानी कि जब आप मतलब विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय जो है ना वो वर्षा वन मिलेंगे। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 1M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किस सूत्र का यूज़ किया जाता है? तो अगर आपने आंसर लगाया तो मैं आपको बता देती हूँ, जो इसका फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो सी है। M3 इक्वल्स टू होता है M1, ठीक है, प्लस राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर डाकघर में कुल जमा की गई राशि। M1 में होता है आपका डिमांड, आपकी डिमांड प्लस डिपॉजिट, ठीक है, जो मतलब तुरंत डिमांड तुरंत। M1 में वो होता है कि मतलब आपने डिमांड की और आपको तुरंत डिपॉजिट मिल गया आपको, तो वो होता है M1 में। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टिपिकल है, इसको समझाने में टाइम लगेगा। मैं आपको समझा तो सकती थी लेकिन यहाँ पर आपसे डायरेक्ट आप रट लीजिएगा, इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे M3 का फॉर्मूला पूछा जाए तो M3 जो है ना M1 प्लस जो भी राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर डाकघर में जमा की गई राशि, तो इसका हो जाएगा AC बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में पेश किया गया? तो वो 2002 में 2009 में आया था। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, ए इज़ करेक्ट हियर। अगला हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन है गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गणगौर जो है ना वो राजस्थान में मनाया जाता है। ए इज़ करेक्ट हियर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो बताइए किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो वो जो है ना वो सरोद बजाते हैं। आंसर बी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं तो वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। आनंद मठ में ही राष्ट्रगान जनगण मन लिखा हुआ था। सो गाइस अगला है वंदे मातरम। हाँ, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंकन्स, मैक्स मूलर या फिर कोलब्रुक। बताइए इसका आंसर क्या है? तो अगर आपने आंसर लगाया है बी यानी कि चार्ल्स विलिंकन्स तो बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंकन्स ने करवाया था, क्योंकि वो भारत की संस्कृति को समझना चाह रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 21 जून को मनाया जाता है। ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है तो किससे मिलती है? बताइए इसका आंसर क्या है? तो बिहार में जो है ना वो अंगुत्तर निकाय जो है ना इससे जानकारी मिलती है। बी इज करेक्ट है, अंगुत्तर निकाय से इस बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो वो किस टीके के लिए? अच्छा, कौन सा टीका था? तो वो डिप्थीरिया का टीका था। डिप्थीरिया के टीके के लिए 1901 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक विशेष एजेंसी है जो यूएन यूनाइटेड नेशन की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप तो मैंने पहले बता दिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी बिल्कुल सही होना चाहिए इसका। हाँ, बी बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए कौन है? तो वो है विक्रम साराभाई। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो सी नहीं, इसमें बी लिखा हुआ है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? मुझे स्पोर्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट लवर इसका आंसर बताएंगे। तो बताइए क्या है? एजरा कप किससे संबंधित है? तो एजरा कप जो है ना वो संबंधित है पोलो से। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नामद्रोलिंग मठ है वो किस राज्य में स्थित है? तो जो ये जो है ना वो कर्नाटक में स्थित है। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस, विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह यानी बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? बराहमीर, कल्हण, चरक, नागार्जुन। तो इसको लिखा जो है ना वो बराहमीर ने लिखा है, बराहमीर जी ने बृहत संहिता को लिखा है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई पद्धति में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 एन का एक बल्ब एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। तो देखो 50 × 10 तो ये हो जाएगा 500 और वो ये जूल में जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। हाँ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक जो त्वरण होता है वो किसकी दिशा के विपरीत में होता है? तो वो होता है वेग के, यानी कि वेग के विपरीत में होता है। ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितने डिग्री के बराबर होगा? तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो बताइए किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु जो है ना वो ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस विलयन में मिश्र धातु होती है, इसमें
सी बिल्कुल यहाँ पर सही होना चाहिए, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सीसा, ब्रोमीन, सोना या फिर सिलिकॉन। अगर आपने लगाया है सिलिकॉन तो सी बिल्कुल, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखो कई बार पूछा जा चुका है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या फिर चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी, पैलियोटोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी, क्या कहा जाता है इसको? अगर आपका आंसर है बताइए क्या इसका आंसर है, तो उसको बोलते हैं पोलियोटोलॉजी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान, पोलियोटोलॉजी, सी इज करेक्ट है, पोलियोटोलॉजी, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, पुनः संयोजन कहते हैं या फिर नॉन रैंडम मैटिंग कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक चयन, ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? जो पाइरूवेट होते हैं उनका एरोबिक ब्रेक डाउन होता है, तो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, मांसपेशियों में या फिर कोशिका के द्रव में होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक ब्रेक डाउन होता है। मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो सेल के अंदर होता है, वो जस्ट लाइक बर्गर की तरह होता है, इसका शेप बना देती हूँ मैं, बर्गर की तरह होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। वैसे सेल में डीएनए कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना भी डीएनए होता है। फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो ए हो जाएगा। अगला है आपके लिए, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर कैसा होता है? तो वो होता है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो खमीर वो है ना वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक यानी कि उसको एक्साइट करता है के रूप में कार्य करता है, ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, पृथ्वी या फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी या फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्रकाशनवर्तन, गुरुत्वावर्तन या फिर जलान, तो गुरुत्वावर्तन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने क्वेश्चन दोबारा पढ़ा, अगर आपको समझ नहीं आया ना दोबारा पढ़ लेना। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की बात, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ना खींचता है अपनी साइड में चीज़ों को, तो ऊपर नीचे की ओर वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे? तो गुरुत्वावर्तन कहेंगे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? बैकअप के बारे में सच नहीं है, तो आप इसका सी पे जरा पढ़िए क्या लिखा है इसमें। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। जो पीसी है ना आपका कंप्यूटर का सिस्टम है पीसी, इसमें बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है, इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? जो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग एक में वायरस होता है उसका सही रूप क्या है? तो ज़रा आप सेकेंड को पढ़ना, सेकंड को पढ़िए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ये वायरस एब्रिविएशन है ना इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो उत्पादक को नहीं, क्योंकि वो तो उत्पादक ही होता है। शीर्ष उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो वो इसका आना चाहिए द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि ये सेकेंडरी जो है ना वो कंज्यूमर आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी सी बिल्कुल सही होना चाहिए, सी इज़ करेक्ट है। क्योंकि फूड चैन में जो है ना पहला कौन होता है? पहला फर्स्ट होता है प्राथमिक, पहले होता है प्रोड्यूसर, फर्स्ट प्रोड्यूसर होता है, फिर सेकेंड प्रथम मतलब कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर होता है थर्ड कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो है ना जिन्होंने पूछा तीसरा कौन सा होगा, तो दूसरे नंबर का जो द्वितीय उपभोक्ता यानी कंजप्शन वाला होता है, सी इज बिल्कुल सही होना चाहिए, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? 35 dB, 65 या फिर 45 या फिर 25, कितना होना चाहिए? तो शायद 45 है, हाँ 45 dB इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो रूस, चीन, अमेरिका, तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी बनाने की मंजूरी दे दी है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में फिक की फैम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आयुष्मान खुराना जी को, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयुष्मान खुराना जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा? तो वो करेगा अपना प्यारा भारत, बी, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, क्वेश्चन है बिहार की
सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिला है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है। सी इसका बिल्कुल सही है। ये जो भाई बहन का त्यौहार होता है। अगला है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो कौन से हैं वो? कौन से हो सकते हैं वो? शायद मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में किया है क्या? देखो हमारे उत्तर प्रदेश में तो किया नहीं गया है। उत्तराखंड इतना वहाँ पर मतलब वहाँ पे लोग अच्छे रहते हैं, ऐसे नहीं है। 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो मध्य प्रदेश देखो बड़ा भी काफ़ी है और शराब बिक्री के लिए भी थोड़ा फेमस रहता है। तो बी, इसका बी ही सही होगा। बी बिल्कुल सही होगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, बी इसका सही होना चाहिए। बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, हाल ही में किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो वो है राकेश कादियान जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जय शाह जी को शामिल किया गया है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। हाल ही में शॉन करन को किस देश की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की है? तो वो हो जाएंगे जय सबरवाल ने दूसरी, यानी कि वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल करने वाले कौन है? तो जय सबरवाल है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया है? हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले का उद्घाटन जो है ना वो अहमदाबाद में किया गया है। बी इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो है माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। बी बिल्कुल सही हो गया। आंसर इसका भी बिल्कुल सही है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? तो वो थाईलैंड है। थाईलैंड काफ़ी मतलब है ना एडवांस चल रहा है, बढ़िया कर रहा है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है तो थाईलैंड में। इसको क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जगह। हाल ही में क्या है, हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो कोलकाता में किया गया है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं आयरलैंड के। माइकल मार्टिन दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू की थी? तो बीएसएफ ने की थी। बीएसएफ ने। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो वो अमेरिका हुआ है। अमेरिका हो गया है जब पेरिस जलवायु समझौते से बाहर, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बताइए किस जिले में स्थित है? तो वो नवादा में है, यानी कि सी डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपने आंसर दिया है डी, तो बिल्कुल सही दिया है। नवादा में ये जलप्रपात स्थित है। फाइनली गाइस हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम देखते हैं इसको बहुत ही ईजिली करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाने की बहुत ही ईजी कोशिश करूँगी और आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसी ट्रिक से करिए। अब मैं बता रही हूँ सेकेंड्स में क्वेश्चन होगा। देखिए क्या है, ए अनुपात बी इक्वल्स टू दिया गया है 5:8। ठीक है, फिर क्या है बी अनुपात, तो बी अनुपात सी दिया है ना, बी के नीचे आप बी रखिए, बी के नीचे वी और सी कर दीजिए ऐसे। ठीक है, इक्वल्स टू बी के नीचे हमें क्या रखना है? तो बी के देखो बी जो है ना यहाँ पर कितना दिया गया है 18 अनुपात 25। अब देखो ध्यान दीजिएगा मैं कर क्या रही हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, कलर चेंज करके मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैं कलर ले लेती हूँ ये वाला। अब क्या करना है आपको, बी के आगे हमें सी लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी के आगे बी को ही बढ़ा देते हैं, बी के आगे बी बढ़ा देंगे और यहाँ पर इसके पीछे जाना, क्योंकि ये यहाँ पे एक खाली स्पेस है तो बी के पीछे हम बी को ही बढ़ा देंगे। अगर हमने बी के पीछे बी को बढ़ाया और यहाँ पर बी के आगे बी बढ़ाया है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर अनुपात लगाएंगे और 8 है तो 8 का 8 ही आ जाएगा इसके आगे, और यहाँ पर 18 है तो इसके आगे 18 हो जाएगा। ठीक है, आप जब भी करें इस तरह से करें, आपको बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब गाइस देखिए इसको क्या करना है, इसको इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 पंचे कितना होता है बताइए? अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो हो जाएगा 90। 18 पंचे होगा 90। गॉड, पेन मुझे बहुत परेशान करता है। 90
18 पंचे 90 हो जाता है। और 18 अट्ठे में मैंने कैलकुलेशन जो है ना करके गाइज रखा हुआ है, क्योंकि टाइम लगेगा यहाँ पर, आप खुद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 144 अनुपात, और 25 अट्ठे आपको पता है 225 होता है, 225। ठीक है। और फिलहाल हमसे पूछा क्या गया है, हमें सिर्फ ए और सी का तो अनुपात पूछा गया है, ए और सी का निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए हमारा हो जाएगा ए बी एंड सी। तो हम ए सी का निकालते हैं। अब ए सी का ये है हमारा ए अनुपात सी। ए हमारा कितना है, तो 90 है। सी में हमारे पास कितना है, तो 225 है। 18 ओ 225 की जगह 200 आएगा ना, 9 थोड़ी ना है। 25 अट्ठे 200 होता है यहाँ पर, सॉरी मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर 25 अट्ठे 200 कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, यहाँ पर 0 से 0 गया, तो कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 2 देखिए कहीं पर है, हाँ बिल्कुल है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो ए सी बी डी करके दिए गए हैं, तो इसका जो है ना 9 अनुपात 20 आप ध्यान रखिएगा, 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप देखेंगे एक बार। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु का पहले एसपी देखते हैं। पहले इन्होंने बिक्री की बात की है, बिक्री जो है ना उस पर लाभ, ऐसे पढ़ लीजिएगा पहले। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ जो है ना वो है 75% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले सीपी देखते हैं। मान लिया वो जो वस्तु थी उसका कॉस्ट प्राइस इनकी पहले जो खरीदी होगी वो 100 में खरीदी थी। ठीक है। आप ऐसे मान के चलिए, मान के मतलब ये जो नंबर लेते हैं ना 100 बहुत अच्छा नंबर होता है, सच्ची बता रही हूँ। आप जब आपको परसेंटेज क्वेश्चन आए आप हमेशा 100 को ही मान के चलिए, मतलब 100 अगर 2 हो तो 200 को, 3 हो तो 3 को, 300 को, ऐसे मान के चलेंगे ना तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी बहुत ही ईजी हो जाएगी। सो गाइज इसका जो है ना हमने 100 मान लिया। फिर कहते हैं कि जब आपने इसको सेल किया यानी कि एसपी किया, तो इसको 74% की वृद्धि हो गई। अब 100 पर 74% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 100 आप वैसे 174 हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर करके देती हूँ, देखो 100 पर जब 74% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 100 से 100 गया, 74 बन गया, और 100 में 74 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा ना, तो 174 हो जाएगा। फिर कहते हैं यदि वस्तु का सीपी मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, अगर जो क्रय मूल्य है ना जिसको हमने खरीदा था 100 में खरीदा था हमने, अब इसको हमने 50% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 50%। अब 100 का 50% गाइस कितना होता है, तो 150 हो जाएगा ना, मतलब 50 ही और बढ़ जाएगा। अरे खुद मतलब एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए, 100 रुपये थे और उसका 50% बढ़ गया, मतलब उसका आधा बढ़ गया, तो आधा मतलब 50 हो गया, और 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा ना। तो और कहते हैं कि लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा, तो जो एसपी जो है ना वो एज इट इज़ रहा, यानी कि 174 ही रहा। तो कहते हैं तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो बताइए क्या लाभ होगा। लाभ किस पर होगा, तो सीपी पर होगा। सीपी हमारा कितना है 150 को नीचे लेंगे, और प्रतिशत लाभ वृद्धि कितनी हुई है, तो देखिए 174 में से 150 के कितने बचे, 24 बचे ना, क्योंकि 24 का ही हमें लाभ हुआ है। तो डिवाइड में 100% निकालने के लिए हम 100 लगाते हैं। 0 से 0 गया, 5 तिमा 15, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है। 3 से 24 काट लेते हैं, 3 7 21, 8 24, 8 दूनी 16 है, तो इसका 16% आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी उसको 16% का लाभ हो जाएगा। बी इज़ करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ए जो है ना, पहले लिखते, जो भी बताया गया है हम उसको सीधे एज इट इज लिखते जाएंगे। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो एक काम को 1/12 दिनों में करेंगे। ठीक है। फिर कहता है कि ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है। तो एक जो है ना अकेला उसी काम को तो एक दिन में कितना 20 कम दिन में करता है, तो एक काम को 1/20 दिन में करेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले बी का काम निकाल लेते हैं। बी का पहले यहाँ पर काम ही निकाल लेते हैं, हम आगे क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। ठीक है। तो देखो अगर ए बी हमें इतना दिया हुआ है, ए हमें इतना दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, मतलब ए में से बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं। देखो यहाँ पर 120 में से, यानी कि ए में से ए बी इसको माइनस हो जाएगा। देखो मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि ए बी में से हमें माइनस करना है। ए बी है हमारा 1/12, उसको माइनस करना है ए को 120 को, तो हमारा मिल जाएगा बी हमें। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, बी मिल जाएगा। देखते हैं
तो 12 का इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। ये तो आपको करना आता होगा। 12 पंचे 60, 20 तिमा 7, 20 तिमा 60, तो 5 में से 3 गए, बचा कितना 2/60। इसका आ जाएगा 1/30, यानी कि b इक्वल्स टू 1/30। ठीक है, अब इतना याद रखिए। लेकिन फिर आगे क्या बोलता है कि यदि b प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है। अब याद रखिए जो b ये निकल के आया है ना, वो ये जो 1/30 जो है ना, वो सिर्फ आधे दिन का काम है। अगर वो पूरे दिन करेगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 1/2। भाई आप कोई काम कर रहे हो और सिर्फ आपने आधे दिन किया। आप मान लीजिए आपने कोई काम किया है, ठीक है, आपने एक कॉपी लिखी है और एक उस कॉपी में पेज जो है ना वो आपने आधे दिन तक 6 लिखे हैं, आधे दिन तक। अगर आप पूरे दिन तक लिखेंगे, मतलब आधे दिन में अगर 6 लिख लिए हैं तो आधा दिन बचा हुआ उसमें भी तो 6 ही लिखेंगे ना, तो टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपने आधे दिन में पेज 30 लिखे हुए हैं तो पूरे दिन लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पर b इक्वल्स टू 1/60। तो b का काम कितना हो गया, फाइनली b का काम हमारे पास आ गया है 1/60। कलर चेंज करते हैं तभी आपको समझ आएगा। अब ये हो गया हमारे पास b का काम, और a हमारे पास a का काम ऑलरेडी दिया हुआ था। हमें पूछा क्या गया है, a और b एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो a का काम इतना है, b का काम इतना है, तो निकाल लेते हैं हम। आगे हमारा जो है ना, यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, तो स्पेस नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए a का प्लस b का काम, a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, आप थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ ताकि चीज़ें समझ आ जाए यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर इरेज करके मैं आपको समझाती हूँ। भैया अभी थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें तो हम आपको अच्छे से समझा सकेंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे इतने में हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम करके दिखाते हैं। a प्लस b का हमें काम देखना है, इक्वल्स टू a हमारा है 120 प्लस b हमने निकाला है 160। प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया मिलकर काम कर रहे हैं। तो 20 और 60 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा, डिवाइड में 60 जाएगा। 20 तिमा 60 होता है, प्लस 60 एकम 60 होता है, यानी कि 4/60 आ जाएगा। 4/, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4। यहाँ पर फिर इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 4 1/1 डिवाइडेड बाई 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि a और b का जो काम होगा वो 15 होगा। एक दिन का 15 होगा, तो 15 इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट है। आई होप आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा गाइज। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको ईजिली समझाने की, तो मुझे उम्मीद है आप समझ भी पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है a और b, देखो सेम क्वेश्चन है, आप करके देखिए अपने आप। जो है ना स्क्रीन को पॉज किए करिए और खुद करके देखिए कितना, ये तो उससे भी इजी है क्वेश्चन। तो फिलहाल हम करा देते हैं आपको। देखिए कहते हैं a और b मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो देखते हैं हम, a प्लस b किसी काम को मिलकर 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, a अकेला उस काम को 9 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो हम पहले b का काम ही नहीं निकाल लेंगे। तो b का काम कैसे निकालेंगे, b का काम निकालने के लिए हमें ए बी में से, यानी कि 1/6 में से हमें 1/9 निकालना पड़ेगा। b तो हमारा निकल आएगा, तो इसका हो जाएगा एलसीएम जब हम लेंगे तो हो जाएगा 18, 6 तिमा 18, 9 दूनी 18, बचा 1/18। तो जो हमारा b का काम कितना आ गया, b इक्वल्स टू 1/18। ये तो हो गया हमारा b का काम। ठीक है, और a का काम ऑलरेडी हमें ये 1/9 लिखना है, 1/9। ठीक है, फिर बोलता है कि a अकेला किसी काम को, b अकेला उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा। तो देखिए b अकेला उस काम को कितने दिन लेगा, तो b तो हमने निकाल लिया ना 18 दिन। देखिए ये डी रहा, आंसर तो निकल आया हमारा। यही तो पूछा गया, मुझे लगा दोनों का एक साथ पूछेंगे, तो दोनों का एक साथ ऑलरेडी बता दिया गया, तो डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इसकी दूसरी ट्रिक है, बताओ, मैं बता दूँ, ये वाली भी है। अगर आप निकालना चाहें इस तरह से, जैसे कि a और b का काम, चलिए टाइम जो है ना वो ज़्यादा खपेगा, आप उसी ट्रिक से करिएगा, वो
टाइम ज़्यादा जाएगा। आपने मतलब एक ट्रिक जो आती है ना उसको बार बार भाई प्रैक्टिस की, क्योंकि एग्जाम का टाइम बचा हुआ नहीं। मैं बार बार दो तीन आपको तरीका बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए से छोड़ ही देती हूँ उसको। क्वेश्चन है अगला, एक बस और एक कार। तो हम पहले बस लिख लेते हैं। बस और कार की चालों का अनुपात जो है ना वो 7:11, यानी कि इसकी जो वो है ना चाल वो 7x है, इसकी 11x है। तो कहता है यदि कार जो है ना 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। अब एक बात बताइए, कोई भी चीज़ है 6 घंटे में आपने कोई काम मान लिया, आपने दूरी मान ली 996 जो है ना किलोमीटर तय की है, तो 1 घंटे में कितनी तय करेंगे आप? तो 6 से डिवाइड करेंगे ना, कितना हो जाए 6 छम 36, 6 छम 36, ठीक है। तो एक पॉइंट की वैल्यू आई है 66, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर आपको बोला कि जो कार ने है ना वो इतनी दूरी, यानी कि कार की 11 पॉइंट की वैल्यू जो है ना वो 66 है, तो 7 की कितनी होगी? यानी कि यहाँ पर देखिए 11 स्पीड की वैल्यू, 11 पॉइंट की वैल्यू है 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी एक स्पीड कितनी होगी? मैं स्पीड को मतलब पॉइंट लिख लेती हूँ, पॉइंट से आपको ज़्यादा समझ आएगा, पॉइंट मान लिया करें। तो एक इसका हो जाएगा 66/11, 11 छंगे 66, यानी कि 6, यानी कि इसके एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी एक पॉइंट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी तो 66 होगी, ऑलरेडी इसमें बताया देगा 66 है इसकी। तो इसकी कितनी हो जाएगी? इनकी बी वाले की इसका 7 पॉइंट है, यानी कि 7x है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 6, 7 × 6 कितना हो गया? 6 संग 36 17 42, यानी कि बी ए इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ए इज़ करेक्ट है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 इस करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी विन सबसे बड़ी है? तो देख लेते हैं कौन सी बड़ी है, तो आप लिख लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में आप तो एग्जाम में तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा ना आपको, मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा देखिए आंसर देखते भी आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। हो सकता है कुछ गाइज ऐसे होते हैं ना बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट होते हैं, उनको चीज़ें नहीं समझ आती, तो कैसे निकालना होता है मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल सॉरी, यहाँ पर है 2 = डिवाइड बाय 12 है, यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो आप देखो क्या करना है, इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो? तो 16 को देखो 3 से डिवाइड 30 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 30 के पास 30 हो जाएगा ये, तो 16 एक कम 16 बचा कितना? 14 का हो जाएगा 16 एकम 16 बचा कितना है? 14, यानी कि 140। 16 7 116, 16 8 128, 16 निम्न 144, 16 8 128 आनी चाहिए, यानी कि ये तो 18 आएगा, 1.8 आएगा। इसका देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया 20 दूनी 40 हो जाएगा, इसका तो आ गया 2, मतलब उससे तो बड़ा है ये। अगला देखते हैं, अगर इसका 1 है तो पॉइंट लगाया 10 के पास, ये 10 हो जाएगा, तो 8 एकम 8। हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ये तो एक ही आ रहा है, क्योंकि 2 से तो ये भी छोटा ही है। आगे देखते हैं, क्या पता ये बड़ा हो। पॉइंट लगाया, इसके पास 0 बढ़ाया, तो इसका भी 12 एकम 12। आगे हम देखेंगे क्यों, सबसे बड़ा तो हमारे पास 2 वाला ही आ गया, 0.2 वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 4/20, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप खुद ही देखिए, देखो 1.8 है, ये सब मतलब 1 पॉइंट में आ रहे हैं, यानी पॉइंट 1 आ रहा है, पॉइंट 1 आ रहा है, पॉइंट 1 आ रहा है, और ये 0.2 आ रहा है, तो बड़ा कौन है? 2, यानी कि 4/2 बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो हम देख लेते हैं पहले बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल। बॉयज़ कितने हैं? 3x एंड गर्ल कितनी हैं? 2x, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगे 5x, ओके, ठीक है। फिर कहता है कि यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो ठीक है 3x का 20% निकाल लेते हैं। 3x का 20% जो होना कैसे निकालेंगे आप? 3x डिवाइड में 20 डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 20 25 100, और ये हो जाएगा 5 चिकन 5 5 15, यानी कि कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे आप, 0 5 6 30, इतना आ जाएगा ना 0.6x। इसमें अगर 25% इसका देखेंगे तो कितना होगा? 2x × 20, जिसको छात्रवृत्ति मिली हुई है वो है ये, ठीक है। 20 25 100, इसका हो जाएगा 0.5x। तो कितने को टोटल कितने को मिली हुई है?
टोटल कितने को मिली हुई है, देखिए कितने को मिली हुई है। तो यहाँ 0.6 और 0.5 कितना हो जाएगा 1.1, यानी कि छात्रवृत्ति जिनको मिली हुई है छात्रों को वो है 1.1x। टोटल छात्र कितने हमारे पास हैं 5x, और जिनको मिली है वो 1.5x है, 1.1x हैं। पूछा है कि तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो गाइज आप बताइए, अच्छा खुद सोचिए। कलर मैं फिर से चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए। आप बताइए, देखिए आप क्या है कि 5 इतने छात्र हैं, ठीक है, इनमें से इतने को तो छात्रवृत्ति मिली हुई है, तो बचेगा क्या, इस 5 में से इसको माइनस कर दीजिए। उनको छात्रवृत्ति मिली हो नहीं मिली होगी भाई, इनको मिली है इतने में से, तो इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा। अगर जब आप माइनस करेंगे जिनको मिली है वो आ जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको इरेज कहाँ पे करूँ, यहाँ से लिख देती हूँ, कोशिश करती हूँ इतने में आ जाए। तो 5 में से जब, और टोटल, अब प्रतिशत पूछा गया है तो टोटल कितना है 5 है, यानी कि 5x है। आप इसको 5 पॉइंट ही मान लीजिए, 5x मान लीजिए। 5 में से जब बन जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5, यानी कि 1.10 में से 1 गया तो 9 बचा, और पॉइंट लगा, 4 में से 1 गया 3 बचा, यानी कि 3.9 आ जाएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत पूछा गया, मल्टीप्लाई 100 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको काट लेते हैं। देखिए जब आप इस 0 यहाँ पर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, ओके। तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 39 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, यानी कि 8, 3 दूनी 6 1 7, 78% आना चाहिए। 78% इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज़ करेक्ट है, आंसर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात इतना है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, तो गोल्ड लिख लीजिएगा। इसी तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन करिएगा, बहुत ईजी हो जाएंगे। गोल्ड है और सिल्वर है, तो इनका जो अनुपात कितना है, तो ये तो है 17x मान लीजिए, और इसको है, ये है 3x। फिर कहता है यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, अगर इसकी वैल्यू, देखो चांदी सिल्वर कितना हमारे पास है 3x है, यानी कि 3x की वैल्यू बताई गई है कितनी, 2 पॉइंट बता दी इन्होंने, आराम से बता दी, 2.7 ग्राम है। तो इसकी हम 1x की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो 3 निमा 27, यानी 0.9 आ जाएगा, 0.9। अगर 1x की वैल्यू 0.9 है तो बताइए, ये यहाँ पर है 17x की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.9 इंटू 17 कर दीजिए, आ जाएगा 9 पन्ना 45, 9 9 सत्ते 63, 3 पॉइंट, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 9 1 9 और 6 कितना होता है, 9 6 15 होता है ना, ठीक है 15। तो 15 पॉइंट, यानी कि 15.3 ग्राम आना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा, हाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। तो दो हम संख्याएं लेते हैं, मान लिया है x, अंतर पूछा गया तो माइनस करना पड़ेगा बाई, इक्वल्स टू 160 है, ठीक है। और उन दोनों का अनुपात जो है ना वो 5:2 है। अरे बात तो वही है ना, या तो इनका अंतर कर लीजिए या फिर इनका अनुपात कर लीजिए। तो इनका जो अनुपात जो है ना, इनकी 5, इसके मतलब अब संख्या है 5x माइनस 3x। इनका अनुपात या माइनस कर लीजिए, बात तो एक ही है ना। तो इनका अंतर कितना हो गया, 2 है, इस 2, ठीक है। और 2 जो पॉइंट है ना उसकी वैल्यू है 160। x माइनस जब y इक्वल्स टू 160 है, और इन्होंने बताया इन दोनों का अनुपात जो है ना 5:3 है, तो इनका अनुपात मतलब हम इन दोनों को इनको माइनस कर लेंगे। माइनस मतलब क्यों माइनस करें, क्योंकि अनुपात दिया गया है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना, और 2 को डिफरेंस की वैल्यू हमें दी गई हुई है, डिफरेंस की वैल्यू है 160। तो अगर 2 पॉइंट की वैल्यू हमें 160 पता है तो 1 पॉइंट की निकाल सकते हैं ना, 1 पॉइंट इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 80, ठीक है, 80 आ गया। अब कहते हैं कि दोनों संख्या, अब हमारी अलग अलग संख्या निकल आएंगी ईजिली। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 80 है तो हम 5 की निकाल सकते हैं ना, 8 पंचे 40 का हो जाएगा 400। अनुपात इसका हो जाएगा 3 8 3 24, 240। ये पूछते हैं इनका गुणनफल बताइए। अब ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इनका गुणनफल निकाल नहीं सकते, इनका गुणा कर देंगे हम, यानी कि 400 इंटू 240। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, 4 चक्कू 16 के 6, हासिल लगे 1, और 4 दूनी 8 1 9, 96,000। देखिए आंसर क्या आया, 96,000। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। एक मेज और एक झूला प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक का बोला गया है, प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया है, इनकी सेलिंग प्राइस है। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% हानि पर बेचा गया है। इस पूरे लेन देन में हानि, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है ना, यहाँ तक जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल यहाँ से ऊपर का एकदम बाहियात है, एकदम खाली आपको फंसाने के लिए पूछा गया, उसको आप छोड़ ही दीजिए। फिलहाल क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए। 8% लाभ और 8% हानि पर जब कोई चीज़ सेलिंग की जाती है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर 8% यानी कि प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा x, ठीक है। और जो भी माइनस होता है, जो भी वो अगर माइनस हुआ है यानी कि हानि पे बेचेगा है तो फिर उसको माइनस कर देंगे, फिर उसका माइनस का साइन लगाकर हानि पर है तो फिर उसका फॉर्मूला होगा यानी कि x इंटू x डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिर इसी पे हम पुटअप कर लेते हैं। तो पहले हमें 8 का प्लस हुआ है यानी कि प्लस हमारा 8 आ जाएगा, फिर माइनस हमें को 8 पर हानि हुई है, फिर हमने माइनस करना पड़ेगा, फिर 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस कितना हुआ, 0 0 हो गया, माइनस 8 8 64 हो गया, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 64 हो गया, ठीक है। बचा कितना, 100। अब आप बताइए जब हम 0 माइनस 64 करेंगे तो 64 माइनस का आएगा ना, और हम जब डिवाइड कर रहे हैं 100 से तो कितना आएगा, 0 डबल हटाएंगे, डबल 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो माइनस कितना आएगा, -0.64। ये माइनस का मतलब है कि हानि हो रही है। हानि कितनी की हो रही है, तो 0.64 की हो रही है। तो देखिए कहाँ पर आंसर है, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इनकी 0.064% की हानि हो रही है। आंसर इसका ए बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कावेरी ने खिलौना 280 और 280 में ख़रीदा और इसे 315 में बेच दिया, ठीक है। जब उसका जो उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस कितना था, 280 था, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 315 है। तो पूछा लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखो लाभ कितना, लाभ, अच्छा लाभ पूछा कितना लाभ प्राप्त हुआ है। फिलहाल इसको प्रतिशत लिखना चाहिए था क्योंकि प्रतिशत में आंसर दिए गए हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो आंसर किस पे आ जाएगा, हमें पता है कि CP फॉर्मूला होता है, CP डिवाइड में होता है SP माइनस CP इंटू 100, ठीक है। तो फॉर्मूला का प्रोडक्ट करते हुए हम लिखते हैं क्या हमारे पास है, हमारे पास है SP कितना है, 315 माइनस 280 डिवाइड में CP कितना है हमारा, 280, ऊपर कितना जाएगा, 5 में से 5 0 5 बचा, 1 यानी कि 11 माइनस 8 3 बचा, 2 में से 2 गया 0, 35 ही बचेगा, यानी कि 280 और इंटू 100 हमने यहाँ नहीं लिखा बिकॉज 100 तो लगाना ही पड़ेगा, इस पीस कम रह रहा है। तो 0 से 0 गया, चलो काट देते हैं। अब जो है ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाना चाहिए, 2 से काट लेते, 2 1 कम 2 2 चक्कू 8, कितना प्रतिशत, हाँ ठीक है, 2 पंचे 10, फिर करेंगे हम 5 25, उसका ऊपर कर लेते, 5 25 5 में 15 16 17 17 डिवाइड बाई 14, इसको जब आप करेंगे 14 1 14, आपका आंसर आएगा 1। फिर बचा कितना, 14 यानी कि 3 35, 14 2 28, 14 3 42, 14 2 28, दोनों 2 आना चाहिए। तो बचा कितना है, इधर कितना 35 हुआ था ना, 28 यानी कि 7 बचा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, वहाँ पर हो जाएगा ये 70 14 पंचे 70 होता है, 14 5 जा 70 होता है, तो इनके 12.5% आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। आंसर बी बिल्कुल आ गया हमारा, बी बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। आप इसको रिपीट करके ना समझ आए तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन है आपके लिए, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में करते हैं। तो इसको आप ऐसे करिए, ए का जो काम है वो 10 दिन में किया है, बी ने काम 12 दिन में किया है, दोनों ने टोटल काम LCM निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा 12 यानी कि 60। तो ये इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 छंगे 60, और 12 का एक दिन का, इसका बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। ये एक दिन के काम है इनके, ठीक है। वैसे ही 10 दिन में निपटा रहा था, ये बी 12 दिन में निपटा रहा था। अगर इनका एक दिन का निकालेंगे तो ए जो है ना एक दिन में 6 करता है और बी एक दिन में 5 करता है, ठीक है। पूछा क्या गया है, यदि वे ए से शुरू
करके एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। मतलब इनका यह है कि पहले एक एक दिन ए ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, फिर चौथे दिन बी ने किया, इस तरह से काम हो रहा है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ओके ठीक है, देखो टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 है। ठीक है, अगर एक दिन में इसने 6 किया है, दूसरे दिन इसने 5 किया है, तो 2 दिनों में काम कितना हो जाएगा? 2 डेज में, 2 डेज में काम हो जाएगा अपना 11। ठीक है, अच्छा 11 काम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 10 दिनों में, तो इसमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करी, इसमें 10 दिनों का काम निकाला है, तो 11 में हमें 5 दिन का मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। देखो अगर हमने उधर 5 से मल्टीप्लाई करी है डेज में, तो हमें इधर काम में तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इंटू 5, क्योंकि 5 हमने उधर से करी, तो 11 पच्चे 55, यानी कि 10 दिन लग गए हमें दोनों ने काम करने में। 55 10 दिनों में काम हो पाया है, 10 डेज में काम हो पाया है 55। बचा कितना? 60 में से 55 हो गया, 5 ही तो बचा। ठीक है, तो 5 अब जो कौन करेगा, ये 5 कौन करेगा? तो ए और बी की हम ड्यूरेशन देख रहे थे, अब लास्ट में कौन आया? ए, तो ए का काम का एक दिन का कितना है? 6। ठीक है, तो डिवाइड में, यानी कि 55 तो काम हुआ ही था जो 10 दिन में निपट गया था 55, तो यहाँ पर 10 दिन लगा आपको और 5 दिन एक्स्ट्रा बचे और 6 वाला ये काम कर देगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने आपको समझाने के लिख दिया है, आप गलत मत समझ लीजिएगा यहाँ पर कि ये इसके साथ आएगा, नहीं। 10 दिनों का काम लिखा था मैंने 55 और ये वाला है। ठीक है, सो गाइस फिलहाल इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा आपका इतना, यानी कि 5 बचा, तो 5 कौन करेगा? तो ए करेगा, और एक दिन में कितना करता है? तो 6 करता है, तो 6 यानी कि 5/6 आ जाएगा, तो 10 सही 5/6 आंसर देखिए कहाँ पर है, 10 सही 5/6 आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, बी इज करेक्ट हियर। अब गाइस इंग्लिश क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो देखते हैं क्या है। द सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ब्लैक तो ठीक लिखा है, ब्लैड सही लिखा है, ब्लीम क्या होता है? ब्लेम होता है, ब्लेयर ये सही लिखा है, ब्लेयर। ब्लेड मीन्स बहुत ही नुकीला होता है, ब्लेड मीन्स बहुत ही नुकीला। ठीक है, तो इसका आंसर ब्लेम गलत है, BLAME ही होता है, आंसर बी सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला है, इसमें 1 वर्ड्स पूछा गया है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 1 वर्ड्स क्या है? मूव विद अर्जेंट हास्ट। मूव विद अर्जेंट हास्ट मतलब होता है, मतलब बहुत ही तेज़ी में होना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो डी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रश का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जल्दबाजी। ठीक है, जल्दबाजी, यानी कि मूव विद अर्जेंट हास्ट, यानी कि इतना हास्ट है, बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही जल्दबाजी में। आंसर डी बिल्कुल सही होना चाहिए, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसका सैंक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लगा देना, रेस्ट्रिक्शन लगा देना। तो इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, तो डिग्रेड करना बिल्कुल नहीं, रिवॉर्ड करना बिल्कुल नहीं, परमिट करना बिल्कुल नहीं, कैंसिल। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनकी सेक्शन मतलब रोकना, कैंसिल मतलब रोक लगाना। नेक्स्ट है, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है कि आ स्ट्रॉन्ग बॉक्स या फिर स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल, तो इसका हो जाएगा कॉफर, आंसर सी इसका बिल्कुल सही है। मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉक्स लो जिसमें किसी चीज़ को संभाल के रखा जा सके, तो कॉफर इनका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है कि इसमें स्पेल्ड आई थिंक मिस्टेक क्या है, क्या पूछा गया है? ग्रामेटिकली एरर है इसमें ग्रामेटिकली एरर है, तो देखते हैं क्या है। द चिल्ड्रन प्लेड, यानी कि बच्चों ने खेला, मैरी इन द पार्क, मैरी नहीं, गलत लिखा है, मैरिली इन द पार्क, वाइल देयर पेरेंट्स केप्ट वॉच, जब बच्चे मतलब पेरेंट्स उनके देख रहे थे, तो बच्चे आराम से मतलब पार्क में खेले। तो यहाँ पर आरामदायक मैरिली होना चाहिए, मैरी नहीं, आंसर इसका बी में होगा, मैरिली, यानी कि आंसर बी इज करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सो बी इज बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, फिर इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो एब्सेंस बिल्कुल, एब्सेंस सही है, कॉन्फ्रेंस तो सही है, एक्सपेंस सही है, इंट्रेंस सही है। ए एब्सेंस लिख के देखना कैसे लिखते हैं, ABSENCE, एब्सेंस ऐसे लिखते हैं ना कि SE लिखते हैं एब्सेंस। आप जो है ना यहाँ पर देखिए, इसका हो जाएगा सेंक्शंस ऑप्शंस, कॉन्फ्रेंस सही है, एक्सपेंस बिल्कुल सही है, इसका एब्सेंस गलत लिखा है, सी नहीं होता है, SC होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत होना चाहिए, ए बिल्कुल यहाँ पर गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम्स पूछा गया है। कैलस, कैलस जो है ना इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो कैलस मैं आपको बता दूं, कैलस मतलब होता है मतलब बहुत ही बेदर्द इंसान, बहुत ही कहें तो इनसेंसिटिव इंसान। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कैरिंग, यानी कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा कैरिंग, कैरिंग बहुत ही कैरिंग है, केयरफुल है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए, क्रेक अप मतलब होता है
बहुत तेज़ मतलब अचानक बहुत तेज़ लाउडली हँसना, तो यानी कि लाफ आउट लाउड, यानी कि डी बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है, क्या है? अ पर्सन हु अरेंज एंड सेल कट फ्लावर्स, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। एक पर्सन जो अरेंज करता है और सेल कट फ्लावर्स करता है तो उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इरेज इरेज मतलब आपको पता है मिटाना होता है, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है तो उसको क्रिएट करना बोलेंगे। बिल्कुल आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है ओ खत्म। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और गाइज हमारे लेक्चर की जो पूरी प्लेलिस्ट है ना वो बना दी गई है आपके लिए। आप हमारी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे लेक्चर को आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट अगेन एंड अगेन। थैंक यू गाइज।